हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसके अंदर मैं आपको 7 इंचज़ का जो मैंने क्वाड बनाया है उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो में आखिरी तक आप बने रहें। जो जो पार्ट्स इसमें मैं लगाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि वो पार्ट्स कौन कौन सी कंपनीज के हैं और मैंने वो सब पार्ट्स कहाँ कहाँ से मंगवाए हैं। तो पहले हमने जो फ्रेम लिया है, ये फ्रेम हमारा रेडी टू स्काई का 7 इंचज़ का फ्रेम है। अब हम लोग पहले इसकी आर्म्स लगाएंगे। आर्म्स को हमने प्रॉपरली नट के साथ कस देना है। हर एक आर्म्स के अंदर दो स्क्रू लगे हुए हैं और एक स्क्रू जो हम पहला लगाएंगे उस पर हम नट लगाएंगे जो कि प्रॉपरली हमें टाइट कर लेना है। और जो सेंटर में जो स्क्रू लगता है उसके ऊपर हम लोग स्पेसर लगाएंगे क्योंकि उसी स्पेसर के ऊपर हमारी टॉप प्लेट रेस्ट करेगी। इस चीज़ का हमें सबसे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी हम स्क्रू कसेंगे, जो भी नट बोल्ट हम किसी भी आर्म्स को लगाने के लिए कसेंगे या पूरे फ्रेम को हम टाइट करेंगे, वो हमें बहुत कायदे से सब चीज़ें टाइट करनी है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में अगर ये सब चीज़ें लूज़ रहती हैं या कोई भी स्क्रू आपको लूज़ रह जाएगा तो जब फ्लाई आप करेंगे तो वाइब्रेशन के कारण आपकी मोटर्स गर्म हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपको सारे स्क्रू बिल्कुल कायदे से टाइट करने हैं। पूरे फ्रेम के अंदर 8 स्पेसर्स आएंगे जिसमें 4 स्पेसर बड़े रहेंगे जो आगे और पीछे लगेंगे और 4 स्पेसर्स जो हैं वो छोटे रहेंगे जो आर्म्स के ऊपर टाइट किए जाएंगे। और इन्हीं स्पेसर्स की मदद से टॉप प्लेट को हम लोग स्क्रू करके इस पर रेस्ट कराएंगे जिससे कि हमारा फ्रेम कंप्लीट हो जाता है। चारों आर्म्स हमारी टाइट हो चुकी हैं और अब फ्रेम के अंदर हम इसको चेक कर रहे हैं हिला के कि कोई भी आर्म हमारी लूज़ ना रह जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कुछ भी लूज़ रहने से मोटर वाइब्रेशन का डर रहता है। स्पेसर्स हमने 8 लगा दिए हैं और ये हम टॉप प्लेट इसके ऊपर रख के देख रहे हैं। टॉप प्लेट हम इसके ऊपर रख के इसको स्क्रू कर देंगे और उसके बाद ये फ्रेम बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये 4 बोल्ट्स हैं, ये हम लोग सेंटर में लगाएंगे। इसी के ऊपर हमारा फ्लाइट कंट्रोलर रेस्ट करेगा। ये मैंने ESC, पहले हम लोग ESC इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ये स्काई स्टार की ESC है।
और मेरा फ़्लाइट कंट्रोलर भी स्काई स्टार का है F722 और ये वाईफाई एनेबल्ड मेरा फ़्लाइट कंट्रोलर है। ये फ़्लाइट कंट्रोलर है, इसमें मैंने ऑलरेडी iNav फर्मवेयर डाला हुआ है और लेटेस्ट फर्मवेयर iNav का 7.0.0 है, वो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। और ये फ़्लाइट कंट्रोलर में आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने कुछ वायर्स लगा रखे हैं, जैसे कि मैंने इसमें GPS की वायर लगा रखी है और इसमें मेरा रिसीवर ELRS ड्यूल डाइवर्सिटी रिसीवर लगा हुआ है। और ये फ़िलहाल मैंने पहले किसी और फ्रेम में यूज़ किया हुआ था, तो मैंने फ्रेम चेंज किया है, क्योंकि पहले जो फ्रेम में यूज़ कर रहा था वो 5 इंचज़ था और अब मैं 7 इंचज़ के अंदर इसको बना रहा हूँ। तो ये कुछ वायर्स मेरी पहले से सोल्डर्ड हैं। तो अभी इसके अंदर से मैं GPS की वायर हम लोग रिमूव करेंगे, क्योंकि GPS पहले हम लोग BN880 यूज़ कर रहे थे, तो अब लेटेस्ट हम M10 चिप के साथ फॉक्सटेल का GPS यूज़ करेंगे। जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा GPS है और जहाँ तक मैंने चेक किया है कि M10 चिप के साथ जो भी GPS आ रहे हैं वो 20 से 25 के करीब सैटेलाइट को अटैच करते हैं। फ्लाइट कंट्रोलर लगाने के बाद जो ESC से हमारी वायर्स आ रही हैं वो हमें फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर अटैच करनी है और बहुत ध्यान से हमें इसको उस जैक को डालना है कि जिससे जैक ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पुश करेंगे तो कई बार वहाँ से जैक निकल जाता है। तो बहुत ध्यान से आपने यूज़ करना है, इसको जैक को डालना है। अब इसमें अब हम मोटर जो यूज़ कर रहे हैं वो हैं EMAX Eco 2 सीरीज़ की 2807 300 kV मोटर्स, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी मोटर्स हैं। काफ़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। मोटर्स को लगाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी स्क्रू आपका मोटर्स के अंदर वाइंडिंग को टच ना करे, क्योंकि मोटर के साथ तीन चार साइज़ के स्क्रू मिलते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको स्क्रू पहले चेक करना है, फिर मोटर्स की तरफ प्लेस करना है। वहाँ मोटर में जब भी आप टाइट करेंगे तो बहुत ध्यान से देख के टाइट करिए, क्योंकि मोटर की अगर वाइंडिंग पर टच हो जाएगा तो आपकी AC और या मोटर दोनों में से कुछ भी ख़राब हो सकता है। चारों मोटर्स मैंने लगा दिए हैं। अब इस फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि ये फ्रेम 7 इंचज़ का है और मोटर्स पहले 5 इंचज़ में लगी थी, तब ये वायर्स उसमें इजीली लग जाती थी। अब मुझे वायर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो वायर के लिए मुझे वायर्स के लिए आगे थोड़ी थोड़ी वायर और सोल्डर करनी पड़ेगी। फिलहाल तो रिसीवर मैंने बैक साइड में टाई कर दिया है। कैपेसिटर को मैंने फ्रेम से बाहर रखा है, क्योंकि अंदर मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा बाकी पार्ट्स को लगाने के लिए। तो कैपेसिटर को बाहर आर्म पे ही हम टाई कर देंगे। ये सारी वायर्स को मैंने बढ़ाकर सोल्डर कर दिया है ESCs पे, और ये मैं जैसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमने सेंटर में यहाँ जॉइंट्स लगाए हैं और उसके ऊपर फायर प्रूफ स्लीव लगा दी है। और स्लीव के नीचे मैंने फिर भी डबल टेप लगाई है कि कोई भी अगर वायर निकलती है स्लीव में से तो वो फ्रेम पे टच ना हो, क्योंकि
जो ये फ्रेम है पूरा का पूरा कार्बन फाइबर, ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। ये अब हम जीपीएस की वायर्स यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये जीपीएस हमें लोग इसमें अब यूज़ नहीं करेंगे BN880, तो इसलिए BN880 की जो भी जीपीएस है वो हटा दिया है। ये मैंने फॉक्सर का जीपीएस लगा दिया है। फॉक्सर की जीपीएस के लिए ये मेरी 6 वायर्स हैं, एक RX, एक TX, एक SDL, एक SCL और एक प्लस, एक माइनस। ये पूरी की पूरी मैंने वायर्स फ्लाइट कंट्रोल पर सोल्डर कर दी है। सोल्डर करने के बाद आप इसको हल्का सा खींच के देखा करें कि वायर्स जो हैं वो प्रॉपरली सोल्डर हुई हैं कि नहीं। और जब इसमें जो 6 वायर्स होती हैं, 5 वोल्ट रेड वायर, ब्लैक वायर माइनस वोल्ट, और SDL और SCL जो वायर होती है वो आपके मैग्नेटोमीटर की होती है, कंपास की। और उसके बाद TX RX वो कम्युनिकेट करती हैं फ्लाइट कंट्रोलर से जीपीएस के साथ। जीपीएस कम्युनिकेट करता है फ्लाइट कंट्रोलर के साथ। ये कैपेसिटर को हमने यहाँ पे टाई कर दिया है। अभी के लिए रिसीवर से जो एंटीनास की 2 वायर आती हैं वो मैंने फ्रेम पे लगा दी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जीपीएस को मैंने बैक साइड में प्लेस किया है, उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम इसका एक फ्लाइट टेस्ट करेंगे। फ्लाइट टेस्ट हमारा हो चुका है, जो कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास हुआ है। अब इसमें बज़र लगाएंगे, क्योंकि बज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका क्वाड कहीं भी गिर जाए या किसी भी कारण से ये बैटरी इसकी डाउन हो जाए, तो ये बज़र ही है जो आपके क्वाड को ढूंढने में आपकी मदद करता है। तो बज़र इज़ अ मस्ट, ये बिल्कुल आपको हर अपने FPV में, अपने क्वाड में आपको यूज़ करना चाहिए। बज़र से तकरीबन आपको 4 घंटे का बीप का साउंड मिल सकता है। तो इसमें जो बैटरी लगी है उसका बैकअप तकरीबन 4 घंटे रहता है। बज़र में हमारे को 3 वायर मिलती हैं, ब्लैक, रेड एंड येलो। येलो भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। ब्लैक और रेड तो हमारी पावर की है, और येलो भी पावर की होती है। तो उसको लगाने का तरीका ये रहता है कि जो नेगेटिव वाली वायर है वो नेगेटिव पे लगा देंगे, कहीं भी किसी भी पॉइंट के, बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट पे। और जो बज़र वाला पॉइंट है जहाँ पर बज़र लग रहा है, वहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, बज़र प्लस एंड बज़र माइनस, BZ प्लस एंड BZ माइनस। तो BZ प्लस और BZ माइनस के अंदर जहाँ ये आपको येलो और रेड वायर यहाँ पर लगानी है। और जो आपकी मैंने ब्लैक वायर बताई है वो आप बोर्ड के किसी भी नेगेटिव पॉइंट पर आप लगा देंगे, तो ये तीनों वायर के कनेक्शंस हो जाएंगे। तो ये इस तरह से आपके ये मैं कनेक्शन जो हैं अपने बोर्ड पे, जो मेरा स्काई स्टार का फ्लाइट कंट्रोलर है, इसमें मैंने कनेक्शन ऐसे ही करे हैं। तो बाकी सब बोर्ड्स के अलग अलग होते हैं, पर उसमें आपको बज़र प्लस एंड बज़र माइनस सब जगह मिलेगा। और मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, जब भी आप कोई भी नया डिवाइस इसमें लगाते हैं, चाहे बज़र है या आपका जीपीएस है, एक बार मल्टीमीटर से आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिएगा। क्योंकि पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर बहुत छोटे छोटे सोल्डर पॉइंट्स कि वो दोनों शॉर्ट ना हो रही हों, या फिर स्मोक स्टॉपर का यूज़ किया जाता है, पर मैं स्मोक स्टॉपर का यूज़ ना करके मैं इसको पॉइंट्स को चेक करता हूँ। तो अब हम बैटरी लगा रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं बज़र को कि बज़र हमारा वर्किंग कंडीशन में आया है कि नहीं आया। ये बज़र हमारा वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तो मैंने पहले मल्टीमीटर लगा के शॉर्टिंग चेक कर ली थी, शॉर्टिंग के बाद मैंने बैटरी लगाई है, क्योंकि सारे पार्ट्स तो मैं पहले लगा चुका था और हम फ्लाई ओवर कर चुके हैं, सिर्फ बज़र ही लगाया था। अब एक बार बज़र की वायर को हल्का सा खींच के मैं देख रहा हूँ कि वायर कहीं शोल्डर कहीं ढीले तो नहीं रहेगी। तो आप भी इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम चेक करेंगे, मैंने बैटरी को रिमूव कर दिया है। ये बैटरी रिमूव करेगा मेरा रीज़न ये है कि अब हम चेक करेंगे जब अगर बाई चांस हमारा क्वाडकॉप्टर कहीं गिर जाता है या बैटरी इसमें से रिमूव हो जाती है या बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ये बज़र कैसे बजेगा या बजेगा नहीं बजेगा, तो ये अब हम चेक करेंगे। ये बज़र ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। ये ऐसे लाइट ब्लिंक करेगा और साउंड जनरेट करेगा। ये हमें तकरीबन 4 घंटे ऐसी साउंड मिलेगी और 4 घंटे तक लाइट जलती रहेगी इसके अंदर। इसके बाद हम लोगों को ये मैं फोम का एक टुकड़ा लगा रहा हूँ। ये मैं लगा रहा हूँ बैरोमीटर पे, तो जिससे कि बैरोमीटर एग्जैक्ट हमें रीडिंग दे, क्योंकि फोम का टुकड़ा अगर आप लगा देंगे तो उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट प्रेशर नहीं पड़ेगा एयर का, तो इससे हमारे को थोड़ा सा रीडिंग में सपोर्ट मिलती है, हमें एग्जैक्ट रीडिंग मिलती है कि किस एल्टीट्यूड पे हमारा ड्रोन उड़ रहा है। सारे कनेक्शंस हमारे हो गए हैं। अब 2 चीज़ें हमारी इसमें रह गई हैं, एक हमारा कैमरा मॉड्यूल और एक हमारा VTX। फ़िलहाल अभी हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं लगाई हैं, तो अब सारी वायरिंग होने के बाद हम इसके ऊपर जो हमें शीट मिलती है फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर हम वो लगा रहे हैं, क्योंकि बैटरी स्ट्रैप लगाने से कोई भी वायरिंग टूटेगी नहीं। अगर ये शीट अगर हम नहीं लगाते हैं फ्लाइट कंट्रोलर के ऊपर तो बैटरी स्ट्रैप लगाने से कोई भी वायर हमारा टूट सकता है। तो बेस्ट यही है कि जब भी आप बनाएं कोई भी शीट जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है फ्लाइट कंट्रोलर के साथ या आपके फ्रेम के साथ आ रही है उसको आप लगाएं। अब इसके बाद हम बैटरी के लिए ये रबड़ पैड लगा रहे हैं जिससे बैटरी स्लिप नहीं होती है। ये मैंने बैटरी का पैड लगा दिया है। ये इस पे लगाने से हमारे को बैटरी में जो स्लिप होने की प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। बैटरी को अगर आप जहाँ भी टाइट करेंगे वो वहीं टाइट रहेगी स्ट्रैप के साथ में। अभी सब कुछ रेडी हो चुका है, GPS हमारा लग चुका है, बजर हमारा लग चुका है। तो एक बार हम दोबारा से इसको ट्राई करेंगे। तो अभी मैंने इसको पोजीशन होल्ड पे डाला हुआ है और आप देख सकते हैं पोजीशन होल्ड पे हम किसी स्टिक को हाथ नहीं लगा रहे और क्वाड हमारा एक जगह पे बिल्कुल फ्लाई हो रहा है और कहीं से भी इसकी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये पोजीशन होल्ड पे है और पोजीशन होल्ड बहुत अच्छी तरीके से इसने होल्ड किया हुआ है। अभी मेरे हाथ में कोई भी स्टिक को मैं टच नहीं कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्लाई हो रहा है ये। बैटरी 60%। फ्लाई हमने करके देख लिया था। फ्लाई करने के बाद मैंने इसमें 2 चीज़ें ऐड करी हैं। एक तो मैंने इसके अंदर फॉक्सर का कैमरा ये ऐड करा है और ये माइक्रो कैमरा है और उसके बाद मैंने ये एक VTX ऐड करा है। फिलहाल तो मैंने इस पर लगा दिया था, वीडियो में से मिस हो गया है। और इसमें मैंने कुछ चेंजेस ये करी हैं कि ये मैंने थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, पहले मेरी वायरिंग थोड़ी सी आप देख ही रहे थे, ये जॉइंट्स मैंने लगाया था क्योंकि मेरी वायर्स मुझे लंबी चाहिए थी। ये मैंने जॉइंट्स को आगे कर दिया और यहाँ पर मैंने ये स्लीव लगा दी, इससे थोड़ा सा ये नीट एंड क्लीन है। और ये मैंने क्वेस्टर को, मैंने वहाँ जगह नहीं थी मेरे पास अंदर, तो मैंने क्वेस्टर को यहाँ बाहर लगा दिया। क्वेस्टर के ऊपर भी मैंने यहाँ पर ग्लू लगा दी है। तो इस फैन को भी मैंने ग्लू से ही रुका हुआ है, सेंटर से नीचे से डबल टेप है और साइडों से मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइडों से भी मैंने इसको ग्लू से रोका हुआ है। जैसे ये देखिए ये ग्लू लगी हुई है, इसको मैंने यहाँ ग्लू से रोका हुआ है। और बाकी फ़ैन काफ़ी मजबूत है, टाई करने का ऑप्शन नहीं था क्योंकि फ़ैन टकराता था, तो मैंने ये काफ़ी अच्छी मजबूती से इसको यहाँ पर ग्लू कर दिया है। और उसके ऊपर जब हम लोग ये शीट लगाते हैं, इसका टॉप प्लेट लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये हिलता नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें मेरे को मैंने एक चीज़ और करी है कि टॉप प्लेट हम लोग ऐसा लगाने के बाद, पहले मेरा एंटीना जो था यहाँ था और मेरे पास ये
पहले यहाँ पर मेरा एंटीना लगा हुआ था, ये जो एंटीना मेरा यहाँ पे है, तो ये एंटीना अब यहाँ लग नहीं सकता था। और एंटीना को यहाँ लगाने से ही प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो कार्बन फाइबर फ्रेम होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो जो भी मुझे, जब मैंने पहले यहाँ एंटीना लगाया हुआ था, इस वाले मॉडल के अंदर मेरे को मेरे वीडियो ग्राउंड स्टेशन पे वीडियो स्क्रीन के ऊपर फ्लिकरिंग सी आ रही थी, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही थी और थोड़ा सा फेडेड पिक्चर आ रही थी। तो मैंने इसको एंटीना को यहाँ से हटाकर मैंने इसमें एक जुगाड़ लगा दिया है। जुगाड़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए और अच्छा हो गया है। एक तो ये मैंने प्लास्टिक की ये शीट ले ली है, प्लास्टिक की शीट को मैं यहाँ स्क्रू करके और एंटीना को मैंने इस फ्रेम से बिल्कुल अलग कर दिया है। और मेरे को ईजिली ये तारों का जो मुझे बेंड करना पड़ता था एंटीना की वायर को, उसमें एंटीना की वायर टूटने का डर रहता था एंड से, तो ये भी मेरे को अच्छा रहा कि मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब मेरे पास जो वीडियो सिग्नल आता है वो बहुत नीट एंड क्लीन आता है, क्योंकि एंटीना जो है वो फ्रेम के साथ नहीं जुड़ता है। तो ये पूरा सेटअप मेरा रेडी हो चुका था और अब इसके अंदर अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, शायद आपको, मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने आपको बज़र के बारे में बताया था लास्ट टाइम या नहीं बताया था। ये मैंने यहाँ बज़र लगा दिया है। बज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी आपका ये फ्लाई करते समय कहीं मिस हो जाए या कहीं गुम जाए तो ये बज़र बहुत हेल्प करता है इसको ढूंढने में। और एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फ्रेम है, ये जो कैमरा माउंट है, इसको भी मैंने यहाँ से ग्लू कर दिया है। यहाँ कैमरा जो मैंने यहाँ स्क्रू कर दिया है, स्क्रू पे भी मैंने यहाँ ग्लू लगा दिया है, क्योंकि फ्लाई करते समय वाइब्रेशन की वजह से स्क्रू खुले नहीं, कैमरा वहाँ से लूज ना हो जाए। और जहाँ ये कैमरा प्लेस है, इस एरिया को भी मैंने ग्लू कर दिया है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ये मैंने माउंट टॉप प्लेट हटाई तो ये जो पोर्शन है ये आपको बार बार एडजस्ट नहीं करना बनेगा। जैसे कि ये मैंने लगा दी ग्लू दोनों तरफ, बोथ साइड, तो ये मेरा पोर्शन जो है, ये कैमरा का जो जहाँ माउंट है, ये हिल नहीं रहा। तो ये मेरा सारा सेटअप है। अब आप लोग इसको देखिए कैसा आपको ये नीट एंड क्लीन लग रहा है। कोशिश मेरी यही है कि मैंने इसको नीट एंड क्लीन ही बनाया है। वायरिंग सारी मैंने सबकी सब कायदे से टेप और अच्छी तरह से सोल्डर की हुई है। और जहाँ तक मेरी आदत है कि जितनी भी वायर्स होती हैं, जैसे ये देखा आपने, ये जीपीएस की वायर है, इस पर भी मैंने ग्लू लगा दी है पूरा चेक करके, क्योंकि जीपीएस लगाने के बाद सबसे ज़्यादा यही खतरा रहता है कि जीपीएस की वायर अगर आपकी कहीं से टूट जाए, चाहे वो, अगर जैसे मैंने यहाँ पर आपकी जीपीएस की वायर को कायदे से नीचे लेके आया हूँ और कायदे से मैंने यहाँ टाई कर दिया है और फिर जीपीएस पे लेके आया हूँ, जीपीएस को मैंने यहाँ टाई कर दिया है। क्योंकि जीपीएस अगर आप फ्लाई करते समय जीपीएस अगर आपका वहाँ से हिलता है या गिर जाता है या वायर टूट जाती है तो ये क्वाड जो है शूट अप कर जाता है। तो इस पे मैंने ध्यान रखते हुए, जहाँ तक मैंने अपनी कोशिश पूरी करी है, जीपीएस की वायर को मैंने यहाँ ग्लू कर दिया है। और मेरी आदत यही रहती है कि जब मेरी पूरी टेस्टिंग हो जाती है तो मैं सब जगह पे ग्लू डाल देता हूँ। अगर आप DJI या किसी भी अच्छे ड्रोन्स को आप देखेंगे तो उन सब लोगों ने भी अपने जैक्स के ऊपर ग्लू डाली होती है, क्योंकि कोई भी ग्लू फ्लाई करते समय, कोई भी तार फ्लाई करते समय आपकी टूट सकती है या निकल सकती है या उनके जैक निकल सकते हैं। तो हमने जैक में यूज़ करके डायरेक्ट सोल्डर्स किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा VTX की वायर है, ये वीडियो सिग्नल है, ये TX है जिसको हम लोग कहते हैं आपका जो भी कंट्रोल होगा वो आपका बोर्ड से होगा VTX का, और ये पावर सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई है। तो इन सबको मैं अब ग्लू कर दूंगा जिससे मुझे यहाँ से टूटने का भी कोई खतरा ना रहे। तो बेस्ट यही रहता है, जो भी आप वायर को लगाएं, उसके बाद जब आप टेस्टिंग करने के लिए जाएं, टेस्टिंग अगर आपकी हो जाती, अब हम इसके बाद इसकी टॉप प्लेट लगाते हैं। टॉप प्लेट लगाने के लिए मेरे पास ये स्क्रू हैं। स्क्रू पहले हमें पूरे टाइट नहीं करने हैं, स्क्रू को पहले हम हल्का सा टाइट कर लेंगे, वरना सारी टॉप प्लेट लगाने में हमारे को दिक्कत होगी। और ये मैंने जैसे कि आपको दिखाया है कि ये मैंने एक प्लास्टिक का पीस लगा के एंटीना को यहाँ लगा दिया है। थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एंटीना की जो वायर है ये यहाँ से बेंड नहीं हो, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है, यहाँ क्रैक हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब क्रैक हो गई, और इसमें आपका VTX जो है ख़राब होने का इसमें खतरा बना रहता है। तो पहले इसको आप सारे स्क्रूज को हल्का हल्का टाइट कर लेते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे स्क्रू जो हैं हल्के हल्के टाइट कर दिए हैं। अब हल्के हल्के स्क्रू टाइट करने के बाद अब इसको मैं प्रॉपर टाइट करेंगे हम इसको। एक मैंने एलन की ले ली है, एलन की से सारे स्क्रू क्रॉस वाइज टाइट करने हैं, सारे एक साथ ऐसे और ऐसे टाइट नहीं करने, ऐसे और ऐसे टाइट करने हैं, जिससे आपकी ये स्क्रू जो हैं इक्वली टाइट होंगे। आपको स्क्रू डालने में दिक्कत कुछ नहीं आएगी। हमेशा ध्यान रखें कि स्क्रू जब भी आप किसी भी चीज़ की टाइट करते हैं तो क्रॉस में टाइट करिए। स्क्रू अब हमारे सारे टाइट हो चुके हैं। अब हम इसको यहाँ पे ये हमारी पावर वायर को, बैटरी की वायर को हम यहाँ पर टाई कर लेंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा फ्लाई करने के लिए। अब हमारे पास में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसमें हम लगाएं। बाकी इसको फ्लाई करके और उसकी वीडियो फुटेज और बाकी सब चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने ST60 कनेक्टर यहाँ पर टाई कर दिया है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया है। और इसके बाद मैं बैटरी लगा के दिखाता हूँ कि ये सब फ़ैन वगैरह कैसे चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने पहले क्वाड में नहीं लगाई है, क्योंकि उसमें मैंने AK का रेस रेंजर लगाया था, तो उसमें गर्म नहीं हो रहा था। ये देखिए ये फैन चल रहा है। अभी ये टेबल टेस्ट के ऊपर, अगर आप टेबल पे भी टेस्ट पे भी अगर आप 2.5 वाट की पावर को ऑन कर देंगे तब भी ये आपको गर्म नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि हम लोगों को टेबल के ऊपर बैठ के ही, टेबल टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उस पर बैठ के ही हमें पावर ऑन करनी पड़ती है और हमारे को ये रहता है कि VTS हमारा काफ़ी गर्म हो गया। पर इस पोजीशन पे हमारा VTS गर्म नहीं होता है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो VTS नीचे लगा हुआ है, ये देखिए ये VTS लगा हुआ है, ये VTS है, ये सब लाइट्स VTS की जल रही है और इसका स्विच यहाँ पर है। और बाकी मैं जितनी भी सेटिंग चेंज करता हूँ वो मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके VTS की पावर को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि स्मार्ट ऑडियो इसमें इनबिल्ट है। और यहाँ पर नीचे जो भी हवा आ रही है, जो भी मैं हवा को फील कर रहा हूँ, अगर VTS गर्म होगा तो नीचे हवा गर्म आती है और जिससे मेरा VTS कूल रहता है। बाकी सारा सेटअप कंप्लीट है। अभी इसके अंदर अब इसको हम फ्लाई करके देखते हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज़ ऐड होने के बाद मैं एक बार फ्लाई करके देखता हूँ। एक बार, दो बार, तीन बार आप हमेशा फ्लाई करके देखें और उसके बाद आप कुछ और नया ऐड करना चाहें तो उसके बाद कुछ और नया ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आइए फ्लाई करते हैं।